कि गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी तो आज लड़के हम ले सकते हैं, लेकिन क्या आज़ादी लेने के लिए आप ये कहिए कि कटिहार या पूरा सीमांचल गंगा की गोद में बैठकर कोसी और महानंदा की में मक्खन छुपा है, उसे मथना पड़ता है तब सफेद मक्खन बाहर आता है। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। अभी हम एक ऐसे इंसान से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गाजी अहमद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त बिहार वासियों का, देशवासियों का स्वागत करता हूँ। आपके व्यूअर्स का स्वागत जी। डॉक्टर साहब, आज हम कुछ सवाल लेकर आपके पास आए हैं। सबसे पहली बात है कि जनसुराज एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक संगठन है जिसको प्रशांत किशोर जी ने काफी मेहनत के बाद तैयार किया और बड़ी संख्या में जो टीम है वो आज तैनात है। क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, बिहार की जो विभत्स स्थिति है आज़ादी के बाद से अभी तक, बाकी देश के राज्य और देश का किसी भी मामले में जिस तरह से जितना भी प्रगति किया है, बिहार ने प्रयास किया और शुरुआती दौर में कुछ हिस्सों में तो बेहतर कर रहा था, लेकिन पिछले लगभग 40 साल से जिस तीव्रता से इसके विकास दर में गिरावट आ रही है, जो बाकी के मुकाबले हम पिछड़ते जा रहे हैं, आज लगभग सारे सूचकांक में हम भारत में सबसे पिछड़े राज्य। ये वो है, आज बात होती है भारत के विश्व गुरु बनने की। हमें सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि ज्ञान की धरती बिहार, धर्म की धरती बिहार, बुद्ध यहाँ से हुए, महावीर यहाँ से हुए, चंद्रगुप्त यहाँ से हुए, चाणक्य यहाँ से हुए, ऐसा बिहार, आर्यभट्ट यहाँ से हुए, जीरो यहाँ से निकला। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को और इस गौरव को फिर से आगे लेकर के आने की जरूरत है। लेकिन स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पलायन का समस्या है, हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं है। आप देखिए, आज के डेट में लगभग 2 लाख विद्यार्थी केवल कोटा में है और सब बिहारी, वहाँ शिक्षक भी बिहारी। मतलब हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं, बौद्धिकता है, पढ़ने की चाह है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से 1.5 लाख से 3 लाख नौजवान अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने बाल बच्चे को छोड़ करके दूसरे राज्यों में 10,000 15,000 की नौकरी के लिए ना। तो इस स्थिति में जब आप गांव में जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है या तो बच्चे हैं या बूढ़े, यानी कोई भी अगर बीमार हो गया तो अस्पताल की व्यवस्था चाहे जैसी भी लचर हो, लेकिन वहां तक पहुंचने की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो बीच में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनको वहां तक पहुंचा सके, वो भी नहीं है। तो ये हालत हो गई है। तो ऐसे परिवेश में जब प्रशांत जी यहाँ आए हैं, पद यात्रा कर रहे हैं और एक सोच के साथ कर रहे हैं, इस हालात को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है, और उसमें काफी मेहनत कर रहे हैं। जो विजन है उनका, मुझे पूरा उम्मीद है कि हम सर, देश में लगभग 4,000 पार्टियां से भी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद भी प्रशांत किशोर जी को एक संगठन जनसुराज के नाम से बनाना पड़ा। वो चाहते तो किसी और के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, कई दलों के साथ, कई मुख्यमंत्री के साथ, चाहे बंगाल की ममता बनर्जी हो या बिहार के नीतीश कुमार जी हो या और भी कई लोग हैं। वो चाहते तो काम तो ऐसे भी कर सकते थे। फिर समस्या क्या है? चाहने से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी चाहत में सकारात्मकता कितनी है और आपका विजन कितना है। तो उन्होंने ये पाया, लगभग 2012 से वो राजनीति में किसी न किसी रूप में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के 10 मुख्यमंत्री को उन्होंने पद तक पहुंचाने में अपना कंधा लगाया है। वहाँ की योजनाएं बनाई हैं, योजनाओं का सफल होना और योजनाओं का विफल होना दोनों देखा है उन्होंने। तो जो उन्होंने देखा, महसूस किया और पाया, तो उन्होंने पाया कि जो कन्वेंशनल राजनीति है वो हितकारी नहीं है। इसमें आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता है और ये बदलाव जागरूकता से हो सकता है, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये लोग
जो उसका आधार है वो कितने जागरूक हैं। और हमारे यहाँ जो राजनीति पिछले 70 साल से और ख़ास तौर से बिहार में पिछले 40 साल 35 साल से चल रही है, उसने हमारी सोच को बहुत संकीर्ण कर दिया है। जातिवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, इन सब में सिर्फ हम बातें करते हैं और संलिप्त सभी हैं। इसलिए हमें बदलना होगा। हम बदलेंगे, सकारात्मकता आएगी, लेकिन हमें बदलने के लिए एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो हमें सही राह दिखाए और सच पूछिए। आपको याद होगा जी ने कहा था कि आज़ादी तो आज लड़के हम ले सकते हैं, लेकिन क्या आज़ादी लेने के लिए हम तैयार हैं? यानी आज़ाद हो जाने के बाद अराजकताएं फैलती हैं, तो उसके लिए पहले तैयार होना होता है कि उस आज़ादी को संभाला जाए। उसके लिए हमारे मानसिकता में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। तो बिहार को विकास की राह पर लाने के लिए हर बिहार वासी में वो बदलाव होना चाहिए और उसके लिए इन्होंने पहल शुरू किया है। और 2 अक्टूबर 2022 से जो निरंतर ये गांव का दौरा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और लगभग 5000 गांवों में ये अभी तक पैदल जा चुके हैं और लगातार चल रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि वो ज़मीन से जुड़कर समस्याओं को समझ रहे हैं और उनकी बातों को भी लोग समझ रहे हैं और बदलाव बहुत शीघ्र आपको पटल पर महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी और युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी? देखिए, भागीदारी के सिलसिले में 2 बात बहुत साफ साफ जनसुराज के मंच से प्रशांत जी ने और जनसुराज ने कही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का बहुत महत्व है। और ये रिप्रेजेंटेशन, मैं इस बात को आपको फिर से बताऊं, रिप्रेजेंटेशन नॉट रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व सदन में ऐसे लोगों का आवश्यक है ताकि समाज को समावेशी बनाते हुए विकास की नई। महिला की भागीदारी अभी राजनीति में वैसी नहीं है, तो उसको आप अचानक से 30%, 35%, 50% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें पहले वो चीज पैदा करनी होगी। तो पहले चरण में ये तय किया गया है कि कम से कम 40 महिलाएं इस बार विधानसभा के लिए टिकट दिया जाएगा और इन्हें चुनाव लड़ा करके जनसुराज की तरफ से पहुंचाया जाएगा। देखिए, विकल्प की तो वाकई कमी है, क्योंकि जो व्यवहारिक रूप से अभी राजनीति हो रही है वो या तो जात की, धर्म की, या कुछ बेनिफिशियरी जो गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए प्रेरक तत्व है, वैसी चीजों की पर आधारित जो राजनीति हो रही है उसमें एक विकल्प की बहुत आवश्यकता है। और जनता, कई सर्वे के अनुसार 2/3 से ज्यादा जनता एकदम तुरंत विकल्प चाहती है। लेकिन यह विकल्प आएगा कैसे? और विकल्प आएगा तो ये क्या जरूरी है कि वो बेहतर ही विकल्प होगा। इसलिए विकल्प आए और बेहतर आए, उसके लिए जरूरी है कि जनता के बीच से अच्छी सोच, अच्छे लोग और सामूहिक प्रयास का जो जनसुराज का नारा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, उस पर कार्य हो। और इसलिए प्रशांत जी बार बार कहते हैं कि दही में मक्खन छुपा है, उसे मथना पड़ता है तब सफेद मक्खन। 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जनसुराज लड़ेगी और वो सारे लोग जनसुराज से जुड़े लोग होंगे, सही लोग होंगे और सही समझ के साथ, सामूहिक प्रयास के साथ ये लोग लड़ेंगे चुनाव और एक सार्थक सकारात्मक बदलाव आपको दिखेगा। और एकदम 2025 में जो चुनाव आने वाला है, आप देखिएगा एक आंधी आने वाली है। बिहार में सर हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव तो लड़ना चाहते हैं पर पैसे के कारण चुनाव नहीं लड़ पाते, उनके लिए जनसुराज क्या करेगी या प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि राजनीति आजकल पैसा, पैरवी और बाहुबल इस पर आधारित है। और यही सबसे बड़ी बाधा है कि अच्छे और सच्चे लोग राजनीति से दूर जा रही, लोग बेरोजगार जो है होते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है इसकी समस्या। इसके लिए क्या
होना चाहिए? देखिए, नौकरियां घटती जा रही हैं, ये बात ठीक है, लेकिन नौकरियों के अवसर वो बराबर हर जगह नहीं है। इसमें बहुत बम्प्स है। आप देखिए, बिहार के इतने लोग कहीं ना कहीं बाहर हैं तो रोजगार के लिए ही हैं, तो इतने लोग कहीं ना कहीं छोटी मोटी जैसी भी हो नौकरी ही कर रहे हैं। इसका मतलब नौकरियां हैं, लेकिन उनका सृजन हो तो पा रहा है, लेकिन उसका एलोकेशन सही पूरे विश्व में जितना मखाना उत्पादन होता है उसका 90% भारत में होता है, और उस 90% का 90% दरभंगा से कटिहार के बीच में होता है। अब आप मुझे बताइए कि यहां 300 रुपए से 800 रुपए किलो लावा मिलता है। वही लावा अमेरिका में $65 से $110 प्रति किलो है, मतलब 8,000 रुपए 10,000 रुपए प्रति किलो यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने आज तक कहीं कोई एक्सपोर्ट हाउस ऑफिस देखी? यहां कोई मखाना का प्रोसेसिंग सेंटर देखा जहां मखाना को सॉल्टेड बनाया जाता हो, गुड़ की कवरिंग चढ़ाई जाती हो, पैकिंग किया जाता हो, वैसा आपने देखा? नहीं देखा। यहां से सारे रॉ मटेरियल चले जाते हैं दूसरी जगह, वहां प्रोसेसिंग होता है दूसरे स्टेट में। यहाँ के लोग वहां जाके वही काम 5,000, 8,000, 10,000 रुपए महीने पे कर रहे हैं। अगर वो यहाँ कर रहे होते, ये सारी ऑफिसेज अगर यहाँ होती, इन सारे का प्रोसेसिंग सेंटर यहाँ होता, तो ये सारे रोजगार यहाँ पनपते, यहाँ के लोगों को घर में काम मिलता, यहाँ पैसे कमाते, तो जो पैसे वो अपने आप पर खर्च कर रहे हैं वहां के बाजार में, वो पैसे भी यहीं के बाजार में खर्च करते। तो यहाँ के बाजार में खर्च करेंगे तो यहाँ जीविका भी बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों को नए दुकान खोलने के अवसर मिलेंगे। कटिहार की बात अगर हम करें एक बार फिर से, तो मेज बाउल कहते हैं इसे। यहाँ मकई का उत्पाद इतना ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ 50,000 मेट्रिक टन का एक गोडाउन बना है, फैक्ट्री नहीं बनी। ये इसका प्रोडक्ट जो है, आप जानते हैं कि तेल निकाला जाता है इससे, मकई का तेल पूरा मिडिल ईस्ट खाता है। मकई से क्या क्या मटेरियल बन रहा है, ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं दूसरी जगह, यहां स्टोर किया जाएगा, ले जाया जाएगा। इसकी फैक्ट्री यहां लगाई जा सकती थी। 1850 रुपए मकई बिक रहा है यहां, और मुर्गी का दाना जो मकई के रॉ मटेरियल से बनता है वो 22 रुपए किलो मिल रहा है, 28 रुपए किलो मिल रहा है। जब उस मकई से हम तेल निकाल के तेल बेच दे रहे हैं, उसके बाद जो मकई घिसा पिटा बच रहा है, उसका खल्ली, उससे मकई का दाना बन रहा है, मुर्गी का दाना बन रहा है, और वो भी उससे महंगा मिल रहा है। आप सोचिए कि आज जो 4 बीघा 5 बीघा मकई किए हुआ है, वो इस उम्मीद में रहता है कि मकई बिकेगा तो बाप का ऑपरेशन कराएंगे, माँ का आंख का ऑपरेशन कराएंगे, बेटी का शादी करेंगे। अगर वो उसको ठीक से उचित मूल्य मिलने लगे तो यहाँ का कितना विकास हो सकता है। एक बड़ी समस्या और है ये पेपर लीक और परीक्षा रद्द का जो सिलसिला है लगातार जारी है। युवाओं का भविष्य जो है खतरे में दिखाई पड़ रहा है। जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, जिम्मेदार हर वो व्यक्ति है जिसको इसको बेहतरीन रूप से संचालन करने के लिए रखा गया है और जो नहीं कर पा रहे। लेकिन जब जिम्मेदारी तय करने की बात होगी तो उसमें यह भी तय होना पड़ेगा कि इन सारी व्यवस्था की चाबी किसके पास होती है? सत्ता के पास होती है। तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, गलत चाहे विपक्ष के लोग कर रहे हों या पदाधिकारी कर रहे हों, नियंत्रण किसको करना है? सरकार में किसको बैठाला गया? सरकार किस लिए बनाई गई? तो जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी आती है। गर्चे हम कोई उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते जो इसमें भागीदार हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय होगी तो सबसे पहले सरकार की तय। बिहार में कई सांसद चाहे एनडीए को हो या इंडिया के हो, लगातार जीत कर गए, सदन तक पहुंचे, पर कटिहार में कोई काम नहीं दिखा। इस पर क्या कहना है? देखिए, जब लोगों को यह विश्वास होने लगे कि कार्य करें न करें, आए न आए, रहें न रहें,
लोगों के सुने, लोगों को फटकार दें, लेकिन लोग मजबूर हैं, मुझे ही वोट देंगे, चाहे इधर से हो चाहे उधर से। जब दो ध्रुवों के बीच चुनाव होता है तो परिस्थिति ऐसी ही होती है और खामियाजा जनता को भुगतना नहीं है। जो सांसद अभी हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें जीत की बधाई दे दूं। पिछले 46-47 साल से वो कटिहार में चुनावी राजनीति में हैं। वो आए 1977 में, उसके बाद से इस चुनाव के पहले तक यानी 46 वर्ष में उन्होंने 5 चुनाव जीते, ये छठा है। 13 चुनाव अभी तक लड़े हैं, यानी 12 में 5 जीते थे, 13 में 6 जीते हैं। अभी भी उनका स्ट्राइक रेट 50% से कम है। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये 1977 से अभी तक में 46 साल में, इस टर्म को छोड़ दें अभी वाले को जी, तो इससे पहले 46 साल में वो 5 बार जीतकर केवल 18 साल एमपी रहे, यानी 2 बार 96 और 98 वाला जो थोड़े थोड़े दिनों के लिए सदन बना, उसमें वो जीते। लेकिन वो सांसद रहे हों या न रहे, उनका एक प्रोग्राम जारी होता है पेपर में कि आज सांसद महोदय 3 दिवसीय दौरे पर कटिहार आएंगे, और उस 3 दिन में वो कम से कम 7-8 ब्लॉक का दौरा जरूर कर लेते हैं। तो जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे कबड्डी और जाके छू के चले आते थे, तो वो आते हैं और ऐसे छू के कटिहार को चले जाते हैं। तो ये कोई नया न्यूज़ नहीं है, उसको परोसने की कोशिश की है और निश्चित रूप से इस बार ये प्रायोजित जैसा लग रहा है। ये सब लोग जानते हैं कि हमने ऐसे ही कुछ। देखिए, जनता क्या चाहती है नेता वही करता है। पप्पू यादव राजनीति में काफी दिनों से हैं और वो हमेशा जनता से इसी तरह से जुड़ के रहे, खास तौर से नौजवानों से जुड़े रहते हैं, मिलते हैं, क्षेत्र में आते हैं, कहीं भी अच्छा बुरा कुछ भी होता है जाते हैं। अब जाकर वो कितनी मदद करते हैं नहीं करते हैं, क्या होता है, ये सब लोग जानते हैं। बेहतर काम कर रहे हैं और दिख रहा है, और वो इसीलिए निर्दलीय जीत भी पाए। और निर्दलीय जीतने के बाद वो जानते हैं कि यही शक्ति है जिसकी वजह से वो जीते हैं, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। कटिहार में जो जीते हैं वो जानते हैं कि मैं रहता नहीं हूं फिर भी जीता हूं, तो रहने की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, कटिहार की जनता या कहीं की भी जनता अगर आपको चुनावी राजनीति में देखना चाहती है और आप चाहते हैं कि उसका विकास हो और लोगों को आप पर भरोसा है, तो हालात बदलने के लिए आपको ज़रूर आगे आना चाहिए। और मेरा नाम ही गाजी है, जो आगे बढ़कर विजय प्राप्त करना जानता है। तो निश्चित रूप से मैं पीठ दिखाने वालों में नहीं हूँ। जनता और पार्टी अगर भरोसा करती है तो जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और खून और वो विश्वास दिलाता है कि ये चीज़ आप चाहते हैं तो उसमें अड़चन नहीं आए। उसके लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आपका सब कुछ सुगम होना चाहिए। यानी हम आज चाहते हैं कि कटिहार जाकर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, तो हमको अच्छी सड़क भी चाहिए, कटिहार तक पहुंचने की व्यवस्था भी चाहिए, गांव से हमारे पास वो साधन भी चाहिए कि मैं वहां तक पहुंचूं, चाहे वो पब्लिक साधन हो चाहे प्राइवेट साधन हो, बेहतर व्यवस्था हो। हमारे बच्चे वहां जाएं तो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वहां गए और सिर्फ बैठकर पढ़ रहे हैं। पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हो, पढ़ाने वाले की व्यवस्था अच्छी हो, पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी हो, दमदार हो, और साथ में वहाँ रहने के लिए वातावरण अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ों का समावेशी रूप हमेशा खुले मन से लोगों का स्वागत करती है। शर्त यह है कि आप उनका विश्वास जीत पाएं। और अभी आपने जैसा कहा कि यहाँ पे दो तरफ पार्टियां चलती हैं और चुनाव वैसे ही होता है, वो इसलिए ऐसा हो रहा है कि कोई विश्वास नहीं जीत पाया है, नहीं तो ये ध्रुवीकरण समाप्त हो जाएगा। विश्वास जीतने के लिए आपको जनता के बीच रहना होगा,
ईमानदारी पर टिके रहना होगा और समावेशी बात करनी होगी और उस तरह से चलना होगा। आज तक कटिहार में रोजगार के सिलसिले में बात नहीं हुई, बाढ़ से निपटारे के लिए बात नहीं हुई। मैं आपको इसी बात पे एक बात बताता हूँ। आपने नीदरलैंड के बारे में सुना होगा, एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, लगभग सीमांचल कितना बड़ा है या थोड़ा बड़ा, और विश्व में धान उपजाने में 5वें स्थान पर है। जबकि वहां क्या है, समुद्री पानी ज्यादा है, खारा पानी है जिससे खेती करना आसान नहीं है, और वहां का बेसिन जो है वो नीचा है, तो पानी बैक फ्लो होता है। तो उसको मैनेज किया उन्होंने, समुद्री बाढ़ आती है वहां, तो उसको मैनेज किया, वाटर मैनेजमेंट किया और हर तरफ नहरें बनाई, एक दूसरे से कनेक्ट किया। इवन के जहां जहां बड़ा बड़ा खेत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या कैंपस है, उसका बाउंड्री भी नहर से ही कर दिया उन्होंने, तो पानी को इस तरह से मैनेज कर लिया और फिर प्लांट लगा के पानी को बेहतर कर लिया, सिंचाई की। तो वहां दूध उत्पादन और धान उत्पादन इतना ज्यादा है। और हमारा सीमांचल जिसके पास 3 मीठी पानी की नदियां हैं, 4 कह सकते हैं आप, कोसी, गंगा, महानंदा, रीगा, बल्कि आप ये कहिए कि कटिहार या पूरा सीमांचल गंगा की गोद में बैठकर कोसी और महानंदा के बहाव में खेलता है। जिसके पास ये 3 मीठी पानी की नदियां हैं, उसे ये वरदान होना चाहिए था या अभिशाप होना चाहिए? वरदान होना चाहिए था, लेकिन अभिशाप बना रखा। क्यों? क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं। अगर इस पर हम ठीक से काम करें, ठीक से प्लान करें और एक 5-10 वर्षीय योजना लेकर चलें, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 10 वर्ष में अगर इस पानी के मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए, इसको पर्यटन, यातायात और नहर और सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाई जाए ठीक से, तो 10 वर्ष में ये सीमांचल नीदरलैंड को पीछे छोड़ सकता है, पर्यटन में भी। और तो अभी आपने सुना डॉक्टर गाजी साहब को, जिन्होंने बताया कि बिहार की जो मूलभूत समस्या है क्या है, जनस्वराज से इनका जुड़ने का जो वजह है, किन चीज़ों को देखकर आखिर जनस्वराज से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।